नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। राज और राजा चले गए, लेकिन रजवाड़े भी चले गए। लेकिन आज 562 में से 1.5 करोड़ राजा हो गए और हजारों रजवाड़े भारत में पैदा हो गए। आप कहेंगे भारत की क्यों बात करते हो? भाई, मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ। भारत मेरी कर्मभूमि थी और अमेरिका का नागरिक हूँ। फिर भी मुझे जो मिलता है वो जहाँ मैंने कर्म किया वहाँ कुछ नहीं मिलता था, लेकिन उसके लिए मैं इनको जिम्मेदार नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो मेरा कर्म था, मेरी भूमि थी जहाँ मैं जन्मा। और इस भूमि का ऋण अदा करना वो भी मेरे जीवन का एक भाग है। अगर मैं ये ऋण अदा नहीं करूँ तो मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि आज अमीर चंद जो सत्ता में बैठे लोग जिस तरह प्रजा को गुमराह करके वोट बैंक की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से देश के लोगों और दुनिया को मूर्ख बनाकर अपनी वाहवाही करते हैं, वो लोग 1947 के पहले नहीं थे। 1947 के बाद जन्मे वो कहते थे कि जो हुआ वो गलत हुआ, और वो आज के 40-50 साल के नवयुवान जिसको कुछ मालूम नहीं है उसको ये लोग इतने गुमराह करते हैं। तब मेरा एक फर्ज बनता है कि सच्चाई को मुझे सामने लाना। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्या आप जानते हो मैसूर के राज्य के साम्राज्य के अंतिम राजा जयचामराजेंद्र वाडियार, वो 1990 और उसमें राजा बने। सही बात है। मैं बात करता हूँ 1940 से 1950 की बात करता हूँ। 1990 की राजा बनने की बात नहीं कहता हूँ। तो उस जमाने में उसने मैसूर राज्य में इतने कारखाने, इतनी शैक्षणिक संस्थाएं बनाई जो आज वो ऐतिहासिक गवाह हैं। वो राजा कि जिसने मैसूर को महान बना दिया, और आज का जो मैसूर महल है वो वाडियार महल है, दुनिया में सबसे बड़ा प्रचलित महल है। वो पश्चिमी और कर्नाटकी संगीत का बहुत शौकीन इंसान था, और वो इंसान ने जो रूसी संगीतकार उस ज़माने के निकोलाई कालोविच, उसको संगीत की दुनिया में, पश्चिमी संगीत में उसको उसने ही प्रख्यात किया था। और जो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब अगस्त उसकी पूर्व संध्या में, वो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या में, उसने एक राजा की तरह अपना राष्ट्र विलय के लिए जो दस्तावेज था उसमें हस्ताक्षर करने वाला वो राजा था। मैसूर की सारी रियासत 26 जनवरी 1950 में
भारत के गणराज्य में उसने विलय कर दी। ऐसे छाती वाले इंसान अपना राज्य अगर देश के लिए समर्पित करे तो सच्चा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है? जो आज में सत्ता में बैठे लोग हो सकते हैं जो कहते हैं कि हमने बनाया, हम कर रहे हैं। जो 70 साल नहीं हुआ वो हम आज कर रहे हैं। भाई आज जो भी तुम संसद में बैठे हो, सत्ता पर बैठे हो, मुखिया बने हो, वो इन लोगों की वजह से बने हो, वो आप भूल जाते हो। न तो कोई आपके बाप दादा की कोई मिल्कत थी, न तो कोई आपकी शैक्षणिक लायकात है, न तो आपने कोई बिजनेस किया है, न तो आपने कोई जॉब की है। और फिर कहते हैं कि आज का भारत जो बनाया, आज का भारत का नाम विश्व में है, वो मेरे लिए है, हमारी वजह से, हमारी पक्ष की वजह से है। ऐसे मत बोलो। ये भारत तो मेरे बाप दादाओं का नहीं है। ये भारत भारतीय लोगों का है। ये भारत जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपना खून बहाया उन लोगों का है। आप तो सिर्फ सत्ता का फल त्याग कर देश और दुनिया को मूर्ख बनाने की बात करते हो, वो गलत है। इतना अहंकार मत कीजिए कि ईश्वर को भी शर्म आ जाए। मेरा कहने का मतलब, जब इतना अहंकार, जब संसद में लोग बैठे बोलते हैं, तब मुझे लगता है कि सत्ता इंसान को शैतान बना देती है। वो जब देखता हूँ तब मुझे दुख होता है। कहाँ वो लाल बहादुर शास्त्री और कहाँ वो संत लोग जो देश के लिए काम करते हैं, वो आज ख़त्म हो गए। वो 26 जनवरी 1950 के बाद जब उसने राज्य को समर्पित कर दिया, तो बाद में 1950 to 1956 वो राज प्रमुख बने रहे। उसको इस पद पर रखा गया। और जब मैसूर और हैदराबाद ये सब राज्य मैसूर स्टेट में विलय कर दिए और उसमें से मैसूर स्टेट बना, तब 1956 से 1964 तक वो राज्यपाल बने। वो भी ऐसे लोग आज इस ज़माने में जो राजा होने के बावजूद भी देश के लिए समर्पित थे, ऐसे इस ज़माने में शक्य नहीं है। ऐसे ही एक मैं राजा की बात करता हूँ जो भारत में 1906 बड़ौदा राज्य जो पहला राज्य था कि उस ज़माने में भारत में उसने मुक्त शिक्षण और अनिवार्य शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण पर काम किया। वो पहला राज्य था, पहला राजा था कि 1906 में शिक्षण मुक्त कर दिया। और उस ज़माने में जब कोई मोटर नहीं थी और मोटर की शुरुआत थी, तब वो मोटर वाली गाड़ियाँ बहुत चलती थी, जिसमें वो लाइब्रेरी थी उस ज़माने में। और आप सोच नहीं सकते कि कितनी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तीन उन्होंने 500 मोबाइल लाइब्रेरी शिक्षण के लिए बनाई थी। क्या आज कहाँ भी जाएंगे, मेरे गांव में दादाजी नवरोजी लाइब्रेरी थी, आज मुझे मालूम नहीं है कि वो लाइब्रेरी है कि नहीं। यहाँ इस देश में हर टाउन में लाइब्रेरी हैं, लेटेस्ट हैं, सुविधा है। और कितनी अद्यतन लाइब्रेरी पूरा देश में है। और भारत में लोगों के पास जब खाने का ही नहीं, रहने का मकान नहीं है, बेरोजगारी हो और पढ़ाई की कोई कीमत न हो, तब ये लाइब्रेरी की तो बात करनी वो एक मश्करी जैसा है। क्योंकि ये जो बिना पढ़ाई वाले लोगों को सलाह देते हैं शिक्षण की,
कायदा बनाते हैं वो जब संसद में बैठे हो इतने सालों के बाद, ये गुजरात पूरा विश्व में जिसको मॉडल कहते हैं, वो गुजरात की आज शैक्षणिक हालत, जिन लोगों ने सालों तक राज करने के बाद इतनी गंदी और इतनी बिजनेस वाली बना दी है कि कोई गरीब लड़का पढ़ ही नहीं सकता है। जो शिक्षण जीवन का सबसे बड़ा ज़रूरी है, शिक्षण के अगर रोज़गार नहीं मिले, रोटी नहीं मिले, रोजी नहीं मिले, तो वो शिक्षण का कोई मतलब ही नहीं है। शिक्षण वो होता है जो रोजी भी दे, रोटी भी दे, ज्ञान भी दे, समाज में सुधारना का काम करे, गरीबाई दूर करे। या तो वो शिक्षण खेतीबाड़ी के लिए हो, ये शिक्षण टेक्नोलॉजी के लिए हो, ये शिक्षण ज्ञान के लिए हो, तब वो शिक्षण को शिक्षण कहा जाता है। जो आज का शिक्षण है वो एक बिजनेस मॉडल बना दिया है, तब शिक्षण की कोई वजूद नहीं रहती है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे जीवन का पूरा काल मैं एक शिक्षक रहा, मैंने लड़कों को पढ़ाया, और आज जो हो रहा है वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि आज का शिक्षण बिल्कुल निकम्मा है, बिन ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट। मेरा कहने का मतलब है कि आज जिस तरह देश चल रहा है, समाज चल रहा है, तो जागिए, देश को बचाइए। देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। आज सब कहते हैं कि न्याय तंत्र, पुलिस तंत्र, जो संस्थाएं हैं वो इतनी जड़ हो गई है, जिसमें न तो किसी को न्याय मिलता है, न तो किसी का काम होता है। और जब सरकारी तमाम संस्थाएं गुलाम हो गई हो, तब देश का विकास कैसे हो सकता है, गरीबों को न्याय कैसे मिल सकता है। आज टेक्नोलॉजी से क्या नहीं हो सकता है, तब भी हम यही कहते हैं कि बटन बनाने वाला बटन जिसको हम दबा के वोट देते हैं वो फुल प्रूफ है। ऐसा कहने वाले लोग मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं। टेक्नोलॉजी आज ऐसी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमने वायरस के सामने एंटीवायरस बनाया है, और उनसे ज़्यादा वो कोरोना जैसा रोग, वायरस हमने 1.5 साल में पूरे विश्व में कंट्रोल कर दिया, वो टेक्नोलॉजी की वजह से। तो क्या एक ईवीएम मशीन क्या फुल प्रूफ हो सकता है? वो सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। समझ जाइए मेरा कहने का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी सब कुछ कर सकती है, जीता भी सकती है, और आप हार भी सकती हैं, हरा भी सकती हैं। वो समझ लीजिए। लोकशाही बचाना वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मुझे तो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ तो पैदल ही जाना है।